इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोज आर क्वाइट डिफरेंट टू क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर रिटन एग्जाम्स। सो अगर आप कोई भी रिटन एग्जाम देने जाते हो, अगर वो एमसीक्यू बेस्ड है या ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो उसके आंसर्स एक वर्ड में आ जाएंगे, एक सेंटेंस में आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो इंटरव्यूज में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपकी एक ओपिनियन मांगी जाती है ताकि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए, एक आप अपनी राय रख सको, एक डिस्कशन हो सके, एक कन्वर्जेशन हो सके। तो आपसे कोई भी इंटरव्यू में ये नहीं पूछने वाला है कि भाई बजट कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के, या किस फाइनेंस मिनिस्टर ने कितनी बार बजट प्रेजेंट किया है, ये सब कोई नहीं पूछेगा। पता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं? बोलेंगे भाई यूएस का एजुकेशन बजट इंडिया के एजुकेशन बजट से कंपेयर करो। यस, इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने भी पिछले साल आईएम के इंटरव्यूज दिए थे, मुझसे भी कुछ आईएम्स में बजट के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके लाया हूँ। सारे पिछले साल के जितने भी आईएम्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से लिए हैं, लिंक्डइन से लिए हैं। तो जो भी मैंने कंपाइल किए वो सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। एंड इस बजट के रिलेवेंसी से, मतलब पिछले साल के भले ही क्वेश्चंस हो लेकिन इस बजट से कैसे रिलेवेंट है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम मैंने अभी अपना बना दिया है, तो अगर आप चाहो तो इस आईडी पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, हम वो सब चीज़ें उधर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 1.25 या 1.5x पे देख लो। जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। 10-12 स्लाइड्स है, बट इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सब कुछ कवर हो जाना चाहिए, इसके बाहर से कोई कुछ नहीं पूछ पाएगा। चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला अपन इसी से एजुकेशन बजट से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे ये आई एम शिलोंग आई एम कैप में पूछा गया था एजुकेशन बजट के बारे में। सो आप क्वेश्चंस पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें। इंडिया का अगर सबसे पहले देखिए एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा बट ध्यान में रख लो। फिर कितना बजट एलोकेट किया गया है एजुकेशन पे, इस साल का बता रहा हूँ। 1,28,000 करोड़, 1,28,000 करोड़, ये फिगर याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये कंपेयर टू लास्ट ईयर 6.22% का इंक्रीज आया है। ये पूछेंगे नहीं उतना बट फिर भी। और दो चीज़ें अपने को और याद रखनी है, ये जो 1,28,000 करोड़ है ये कितना परसेंट है ऑफ आवर टोटल बजट? इट्स अराउंड 2 to 3%। एग्जैक्ट नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3% याद रख लो। ऑफ आवर टोटल बजट गोज टू एजुकेशन बजट। एक और चीज़, ये जो नंबर है अपने जीडीपी का कितना परसेंट है ये भी पूछते हैं। सो इट्स अराउंड 4% के आसपास लगा लो। 4% ऑफ आवर टोटल जीडीपी इज आवर एजुकेशन बजट। आइडियल कितना होना चाहिए इसमें पूछा है, व्हाट डू यू थिंक द आइडियल परसेंटेज शुड बी? सो अगर आप देखोगे जो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी, इट सेज अपना एजुकेशन बजट 3 to 6% ऑफ आवर जीडीपी होना चाहिए। अभी 4% है, बट अगर कोई आइडियल पूछे तो आप बोल सकते हो 6% के आसपास। फिर इस बजट में एजुकेशन के लिए क्या क्या था? 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स इन द नेक्स्ट 5 years इंट्रोड्यूस की जाएंगी। भारत नेट प्रोजेक्ट विच इज़ टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स। कुछ स्कूल्स में ऑलरेडी आ चुके हैं बट बाकी स्कूल्स में नहीं आए, तो उनके लिए हम नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आईआईटी से रिलेटेड, आईआईटी पटना का हॉस्टल एक्सपैंड करने का प्लान है। 6,500 सीट्स एडिशनल ऐड करने की प्लान है इन 5 ओल्ड आईआईटीज। नंबर से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लो 6,500 सीट्स न्यू आईआईटीज में न्यू ऐड करने की प्लान है। केवीएस बोले तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस पे हाईएस्ट एवर एलोकेशन आया है 9,500 करोड़ का, विच इज़ अराउंड 300 करोड़ ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो ये भी अगर आप चाहो तो पॉइंट मेंशन कर सकते हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन को इतनी एलोकेशन मिली है। सो इंडिया का एजुकेशन बजट अपना इधर हो गया कवर। अब अपन करेंगे कंपेयर यूएस के एजुकेशन बजट से। सो यूएस का बजट अगर हम देखें, डॉलर से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये देख लो कि 16 to 20% ऑफ टोटल बजट होता है। अपना कितना था? 2 to 3%, इनका है 16 to 20%। तो आप देखो कितना डिफरेंस है। और जीडीपी के टर्म्स में इट्स अराउंड 6% ऑफ देयर जीडीपी। उनकी जीडीपी कितनी ज़्यादा है भाई, तब 6% है। और हम एम कर रहे हैं कि हम भी अपना 6% ऑफ जीडीपी रखें। तो जीडीपी हम दोनों का आप लगा लो, हमारा 4% है लेकिन एम है हमारा 6%, वो 6% ऑलरेडी कर रहे हैं। और टोटल बजट का 16 to 20% यूएस का है। फिर व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन द यूएसए आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, तो उसकी अगर बात करें तो उनकी जो भी लर्निंग मेथड्स होती हैं दे आर प्रोजेक्ट बेस्ड।
फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, कोलैबोरेशन होता है, वो उतना एग्ज़ाम सेंट्रिक अप्रोच नहीं रखते हैं, एवरीडे लर्निंग मॉडल रखते हैं। और उनके स्कूल से सब में आप देखो टेक्नोलॉजी की काफ़ी यूज़ होती है, स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़ होती है जो हमारे स्कूल्स में लैक करती हैं, उतनी नहीं है। तो अगर आप देखोगे अभी मोदी जी ने एक स्कीम निकाली थी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की, तो विच इज़ आई थिंक फॉर रिसर्च पेपर्स, एक ही सब्सक्रिप्शन से सबका फ्री हो जाएगा। सो आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो ये बताने के लिए कि इंडिया भी एक स्टेप ले रहा है भाई, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो कंपेयर करने के टाइम। जो एजुकेशन बजट का हो गया भाई इतना, ये पूछे गए थे लास्ट ईयर। फिर अपन आ जाते हैं सेक्टर वाइज एलोकेशन पे, 3-4 में पूछे गए थे सेक्टर वाइज। पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंस टॉप 3 याद कर लो। फाइनेंस का है भाई अराउंड 20 लाख करोड़, डिफेंस का है 6.81 लाख करोड़, 7 लगा लो, थाला थाला फॉर अ रीज़न। और थाला तो आर्मी के है भी, आई थिंक कॉलोनल है, तो वो भी आप इससे याद कर सकते हो, 7 लाख करोड़ फॉर डिफेंस। फिर रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट पे 2.87 करोड़ है। तो टॉप 3 तो हो गए, और भी कुछ याद करना है तो रेलवेज देख लो, एग्रीकल्चर देख लो। अभी आपके सेक्टर से, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जिस भी डोमेन में काम कर रहे हो, अगर आप एग्रीकल्चर में हो तो आप उस सेक्टर का याद कर लेना, टेक्नोलॉजी में हो उससे उस सेक्टर का याद कर लेना। एक बंदा बीएससी एग्रीकल्चर किया था, उससे पूछा था एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर का है भाई 1.38, तो आप अपने सेक्टर से रिलेवेंट देख लेना। परसेंटेज इसमें मैंने नहीं लिखी है, आप निकाल लेना। टोटल था आई थिंक 55 लाख करोड़, उसमें से ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया भाई सेक्टर वाइज एलोकेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन था लास्ट ईयर। इस बजट से आपका क्या फ़ायदा है, सिंपल सी बात है, हाउ इज़ दिस बजट गोइंग टू अफेक्ट यू। तो हमारे लिए सबसे बड़ा डिसीजन क्या था भाई, न्यू टैक्स रिजीम का जो भी चेंजेस है, अप टू 12 लैक्स और 12.75 लैक्स, हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे अगर 12.75 तक कोई भी टैक्स नहीं देना है तो इधर 5% क्यों है, इधर 10% क्यों है, इधर 15% क्यों है। तो भाई मान लो किसी की सैलरी 15 लाख है, अब वो 15 लाख है तो भाई वो 12.75 ब्रैकेट में तो आ नहीं रहा है, तो उस पर तो टैक्स लगेगा। अब कितना लगेगा वो इस ब्रैकेट पे डिपेंड करेगा। 4 से 8, जो 15 लाख अगर कोई कमा रहा है, तो उसका जो ये 4 से 8 लाख का 4 लाख इधर बन रहा है, उस पर 5% लगेगा। अगले 4 लाख का 10% लगेगा। और अगले 3 लाख का 12 से 15 पे उसका 15% कटेगा। इस हिसाब से देख लेना आपका कितना बनेगा, आपके लिए कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं लास्ट ईयर से, तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो आपको जो भी फ़ायदा हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी हम लोगों के लिए। बाकी इससे फ़ायदा क्या होगा टैक्स कम करके, कि भाई पब्लिक के हाथों में पैसा अब ज़्यादा आएगा, ज़्यादा खर्चा वो कर सकती है। तो अगर आप देखोगे अपनी जीडीपी अभी कुछ क्वार्टर से थोड़ा स्लो ग्रोथ हो रहा है, 5% 6% इस टाइप की रेंज में चल रहा है, तो उसको अपन इम्प्रूव कर सकते हैं अगर जनता पैसा स्पेंड करे। तो ये वो भी स्टेप आप बोल सकते हो कि इसलिए भी लिया गया होगा कि जनता के हाथों में लिक्विडिटी आए, वो पैसे खर्च करे, स्पेंडिंग पावर बढ़े। ये हो गया। फिर अगर आपकी फैमिली में कोई भी एंटरप्रेन्योर है या बिजनेस का सीन है तो आप मेंशन कर सकते हो बिजनेस से रिलेटेड स्कीम्स या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड स्कीम्स। लाइक अभी इस बजट में बोला गया अप टू 2 करोड़ के लोन्स दिए जाएंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स टू फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। तो आप चाहो तो वो भी मेंशन कर सकते हो, बाकी टैक्स का तो है ही है। फिर अगले पे आ जाते हैं, ये हर आईएम में क्वेश्चन पूछा गया है, शेयर सम मेजर हाइलाइट्स ऑफ द बजट। मुझसे भी आईएम अमित सर में पूछा था। मैं 5 आपको बता दे रहा हूँ, 3 भी बोलोगे काफ़ी है, 3 ही पूछते हैं लोग, 5 की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लेना आपके लिए कौन सा ज़्यादा रिलेवेंट है। सबसे पहला तो न्यू टैक्स स्लैब्स, कोई डाउट नहीं है, पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, सबको बोलना ही है। सेकंड मैंने अपने हिसाब से डाला है लेदर एंड टॉयज इंडस्ट्री पे जो भी स्कीम्स आई हैं, क्योंकि इसके बारे में वैसे भी कोई बात नहीं करते हैं, मैंने भी पहली बार बजट में सुना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे को लगा। बताता हूँ क्यों। लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री पे हमने एक प्रोडक्ट फोकस स्कीम लाने की प्लान कर रहे हैं, जिससे अपन 22 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। 4 लाख करोड़ अपना टर्नओवर एम करेंगे और 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करने का प्लान है लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्रीज। दूसरा टॉय सेक्टर, आप अगर जानते होगे इसमें चाइना का बहुत बड़ा डोमिनेंस है। बहुत, आप देखोगे हम सारे टॉयज या जो भी होते हैं सारे चाइनीज़ होते हैं, हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। तो उस चाइनीज़ डोमिनेंस को ख़त्म करने का प्लान है बाय क्रिएटिंग अ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जिससे हम अच्छे टॉयज, सस्टेनेबल और इनोवेटिव टॉयज बना सके और उसको एक मेक इन इंडिया ब्रांड के अंदर ला सके, सो चाइना की डोमिनेंस ख़त्म होगी। तीसरा एआई मेंशन किया गया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई स्टैब्लिश करने का प्लान है फॉर आई थिंक 500 करोड़ का बजट उसको दिया गया है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अभी न्यूज़ में है चैट जीपीटी, डीप सीक, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में है। और इंडिया का क्या न्यूज़ में है? एस्ट्रोटॉक। अब वो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट इंडिया में बोलते हैं या तो हम कोर्स लॉन्च कर देंगे, हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी, हाउ टू यूज़ डीप सीक। तो भाई अपने खुद के एक एआई सिस्टम की ज़रूरत है, खुद के आर एन डी की ज़रूरत है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 500 करोड़ का बजट दिया गया है। चौथा मैं बोलूँगा न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी प्लान करना है या डेवलप करने का प्लान है। ये एक मिशन है न्यूक्लियर स्कीम फॉर विकसित भारत, तो उसके अंडर आता है। और कुछ एक्ट्स में भी अमेंडमेंट्स की गई हैं जिसकी वजह से प्राइवेट पार्टनरशिप अब न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में हो सकेगी। अभी तक नहीं था क्योंकि कुछ एक्ट्स थे जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा था अभी, बट वो इंक्रीज करेंगे, प्राइवेट पार्टनरशिप हो पाएगी अब इन न्यूक्लियर एनर्जी। और पांचवा मैंने डाला है एग्रीकल्चर। आप इसमें कोई भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो सही लगे। मैंने एग्रीकल्चर डाला है, और इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स अपन देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर देखो, एक बंदा था बीएससी एग्रीकल्चर, उससे एग्रीकल्चर रिलेटेड पूछा गया था, आई एम अमृतसर में। तो आपसे रिलेटेड उतना नहीं होगा अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर का कोर्स कुछ वैसा नहीं किया हो, बट देख लेते हैं जो भी इसमें तीन इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। सबसे पहला पीएम धन धान्य योजना, इसमें बोला है टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स एंड हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। दूसरा मखाना बोर्ड। मखाना आपको पता होगा, खाते भी होगे आप। अगर आप देखोगे यूएसए में काफ़ी महंगा मिलता है, बल्कि अपने इंडिया में काफ़ी सस्ता है। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ अच्छे से अवेलेबल है, अच्छी हमारे पास उसकी क्वांटिटी है, तो क्यों ना उसको कमर्शियलाइज करें, मार्केटिंग इम्प्रूव करें, प्रोडक्शन इम्प्रूव करें। तो उसके लिए एक मखाना बोर्ड सेटअप की गई है इन बिहार, टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। फिर तीसरा आत्मनिर्भर भारत, सॉरी आत्मनिर्भर निर्भर इन पल्सेस। अगर आप देखोगे इंडिया की कंजम्पशन और प्रोडक्शन पल्सेस की सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, फिर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपनी जितनी प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा अपनी कंजम्पशन है। तो अपने को बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, इसलिए एक 6 ईयर का मिशन ला रहे हैं टू फोकस ऑन तूर, उड़द एंड मसूर दाल। तो ये तीनों आप देख सकते हो। आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ तो आपको भी याद हो जा रहा होगा, उतने इसमें कुछ बड़े नंबर्स भी नहीं है, और होपफुली आपके दिमाग में रहेगी ये चीज़ें। फिर ये दो दो आईएम से पूछा गया था भाई, व्हाट इज गति शक्ति, व्हाट इज पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। लास्ट ईयर आई एम शिलोंग, आई एम वाइजैक। तो ये इस साल भी थोड़ा न्यूज़ में बताता हूँ पहले है क्या पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हो गए, रोडवेज हो गए, ट्रांसमिशन लाइन्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब चीज़ें पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में आ रही है। ये सब इतने इतने से लोग इंक्रीज करने वाले हैं, वो सब आप नंबर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये ध्यान रख लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये सब कुछ टर्म्स चाहो तो आप देख सकते हो, इकोनॉमिक जोन से रेलवेज वगैरह के। इस साल क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि एक नेशनल जियो स्पैशियल मिशन लॉन्च किया गया है। उसमें बोला गया है जो भी अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो उसको एक फाउंडेशनल डेटा लेयर बनाएंगे, उससे इंटीग्रेट करने का प्लान है। तो बेसिकली आप समझ लो टैगिंग टाइप का, कुछ भी नया प्रोजेक्ट, नया हाईवे बन रहा है, उसको टैग करेंगे, अपने इकोसिस्टम में लाएंगे, डेटा में लाएंगे। और इससे होगा क्या, जो अपने लैंड रिकॉर्ड्स है उसको मॉडर्नाइज या डिजिटलाइज करने का प्लान है। अर्बन प्लानिंग होगी, फिर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी वो सब चीज़ें हैं, उन सबको एक अपने इकोसिस्टम के अंदर लाने का प्लान है डिजिटली। तो ये आप देख सकते हो। फिर एक सीएस का बंदा था, उससे पूछा था व्हाट टू टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशंस आर प्रेजेंट इन द बजट। एसआईबीएम पुणे में पूछा गया था। एजुकेशन का मैं बता ही चुका हूँ, एआई का भी बता चुका हूँ, आप उससे ही पॉइंट्स ले सकते हो। फिर भी मैं इधर दिखा देता हूँ, सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन विद टोटल आउटले ऑफ 500 कोर्स बताया था। अभी भारत नेट प्रोजेक्ट जो था, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स, ये भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस बार 20,000 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ अलोकेट किया गया है। अगर आप देखोगे, इंडिया इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड नेशन। हमारे टीसीएस हो गई, एक्सेंचर हो गई, इन्फोसिस हो गई। एक्सेंचर तो चलो फिर भी बाहर की है। जो इंडियन कंपनीज है वो सर्विस में ज़्यादा फोकस करती हैं, ठीक है, अपना प्रोडक्ट बेस वैसा कुछ है नहीं। तो अपन को खुद को अपने वही प्रोडक्ट डेवलप करने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके लिए स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 20,000 करोड़ इस बार आर एन डी पे स्पेंड किया जाएगा, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ओ सॉरी। फिर ये कुछ फाइनेंस से रिलेटेड पूछे गए थे। जीडीपी क्या होता है? डेफिनेशन आप देख सकते हो। मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। किसी भी बंदे का नेटवर्थ जो होता है ना, उसी का आप कंट्री के हिसाब से लगाओ। अगर मान लो कि मेरा नेटवर्थ मैं लगाऊँ, जितना भी मैं सैलरी अर्न कर रहा हूँ, मेरे पास जितने शेयर होंगे,
या फिर रियल एस्टेट है मेरे पास, ये सारी चीज़ों का जो सम आएगा वो होता है मेरा नेटवर्थ। मैं कंट्री के हिसाब से देखूँ तो जो भी मेरे फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड सर्विसेज है, एयरपोर्ट हो गया, जो भी हो गई, मैरी टाइम से रिलेटेड हो गई, सारी चीज़ों का एक स्नैपशॉट एट अ पर्टिकुलर पीरियड इन टाइम, उसका जो टोटल सम आएगा उसको बोलते हैं जीडीपी। जो भी सारी फिनिश्ड चीज़ें हैं उसको बोलेंगे जीडीपी। इसका फॉर्मूला देख लो, कोई पूछेगा नहीं, शायद अगर कभी पूछ लिया तो याद रख लेना। कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो कंजम्पशन बोले तो कंज्यूमर स्पेंडिंग, हम जो जो भी जनता पैसे खर्च करती है, फिर प्लस गवर्नमेंट जितना खर्च कर रही है, हमारे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं उससे पैसा आता है, ये सारी चीज़ें मिला के जीडीपी बनती है भाई। तो अभी वर्ल्ड में अपनी कितनी पोजीशन है, फिफ्थ पे है, किसको पीछे छोड़ा है, यूनाइटेड किंगडम को। और प्लान है इन कमिंग फ्यू ईयर्स हम थर्ड पे भी आ जाएंगे, ऐसा प्लान है मोदी जी का। देख लेना कितना है अपना जीडीपी, 4.27 ट्रिलियन डॉलर्स, डॉलर्स में है, ध्यान रखना। और ये ग्रोथ बोली गई है कि अगले साल की 6.4% पे होगी ईयर ऑन ईयर। अभी अगर आप क्वार्टर्स की ग्रोथ देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो थोड़ी स्लो हो गई है। पहले 8% के अराउंड होती थी, 8-7, अभी 5 से 6 के रेंज में चल रहा है, थोड़ी स्लो हो चुकी है ग्रोथ। अभी नेक्स्ट ईयर का इतना एक्सपेक्ट किया है, 6.4%। आई डोंट थिंक इतना पूछेंगे जीडीपी का, बस ये याद रख लेना भाई कौन सा बैंक है, ये सब पूछ सकते हैं जीडीपी का वो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहना चाहिए। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन फिजिकल एसेट्स, जो भी प्रोजेक्ट्स हो गए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, स्कूल्स बन रही है, हॉस्पिटल बन रही है, कुछ भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना, फिजिकल चीज़ें, उस पे जो भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आप इस बजट का देखोगे, 55 लाख करोड़ टोटल बजट है, उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन पे कितना जाएगा, 11 लाख करोड़। तो 55 लाख करोड़ में 11 लाख करोड़ अपना केपेक्स है इस बजट में, तो उसको बोलते हैं भाई केपेक्स। फिर हो गया फिजिकल फिजिकल डिफिसिट। डेफिनेशन आप पढ़ लो, मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। मान लो अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और खर्च कर रहा हूँ 120, डिफरेंस आप देख रहे हो, कमा 100 ही रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ 120, तो 20 रुपये का जो डिफरेंस है ना, उसको बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट। तो 20 रुपये मेरे पास आ कहाँ से है, कमा तो मैं 100 ही रहा हूँ, लेकिन 120 खर्च कर रहा हूँ, तो 20 मैंने लिए हैं उधार, उधार लिए हैं, बोरो लिए हैं, और बोरो किया है तो भाई इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो भी अपन देखते हैं। बट आप फिजिकल डेफिसिट अभी मैंने अपने टर्म्स से में बताया, आप कंट्री के हिसाब से देख लेना, जो भी गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर होता है, और वो अगर जितना कमा रही है गवर्नमेंट उससे ज़्यादा है, तब फिजिकल डेफिसिट आता है। फिर ये कितना होगा, नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट है 4.4% ऑफ ऑल टोटल जीडीपी। इस साल 4.9 था अपना एस्टिमेट, लेकिन हुआ 4.8, मतलब हमने उसको बीट किया अपने एक्सपेक्टेशंस को, विच इज़ गुड। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये कम होते जाना, जितना कम है उतना अच्छा है। तो अभी मैंने बोला ना, अब मान लो 120 कमा रहा हूँ, अब मैं 110 कमाने लगूंगा, सॉरी सॉरी 120 स्पेंड कर रहा हूँ, अब मान लो, और कमा रहा हूँ 100 ही, अब 100 अगर 10 स्पेंड करूंगा तो गैप कम हो गया ना अर्निंग और स्पेंडिंग के बीच में, तो जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है ये। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो ये 4.8 और 4.4, ये दोनों नंबर याद रख लेना। फिर अभी अपने खर्चे और स्पेंड की बात की है, खर्चे और अर्निंग की, वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर इंडिया को 100 रुपये कमाने हैं, इंडिया की गवर्नमेंट अगर 100 रुपये कमाती है, कैसे कमाती है, देखो भाई ब्रेकअप है। सबसे ज़्यादा क्या है भाई, टैक्स ही है, टैक्स से ही कमाती है, और कैसे कमाएगी। हाँ, ये डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सब मिलाकर अपना अर्निंग होता है। उससे भी काम नहीं होता है तो हम बोरो करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले लिया, जो भी दूसरी कंट्री से लोन ले लिया, ये सब बोरोइंग्स मिला के अपन 100 रुपये कमाए। तो अब भाई अगर किसी से बोरो किया है तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो भाई खर्चे में ही चल जाता है अपन। अब हमारा अगर 100 रुपये कमा रहे हैं और अगर 100 रुपये स्पेंड कर रहे हैं, तो उसमें 20 रुपये हमारे इंटरेस्ट देने में ही चले जा रहे हैं। और बाकी चीज़ें, पेंशन हो गई, सब्सिडीज हो गई, फिर अभी जो बजट है वो भी खर्चा ही है ना भाई, बजट अलोकेट किया है 55 लाख करोड़ का, वो भी खर्चा ही है। तो स्कीम्स हो गई, जो भी एग्रीकल्चर की स्कीम्स हो गई, फाइनेंस की स्कीम्स हो गई, डिफेंस की स्कीम्स हो गई, इन सब चीज़ों पे जो पैसे जाते हैं अपना खर्चा। फिर स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी अगर आप देखोगे 27% होता है ना, स्टेट का भी कुछ ऐसा परसेंट रहता है, तो उधर भी पैसे जा रहे हैं अपने। तो ये हो गया भाई स्पेंडिंग, ये हो गई अर्निंग, ये भी ध्यान में रख लेना। फिर ये पूछा गया था आईएम शिलोंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस, क्वेश्चन आप पढ़ लेना। मैं सिंपल में बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स बोले तो हम जो डायरेक्ट अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट कट जाता है ना, टीडीएस,
डायरेक्ट जा रहा है सरकार को, कोई बीच में नहीं है। फिर कैपिटल गेन्स टैक्स, आप जितने भी स्टॉक्स बेचते हो, आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ उस पर जो टैक्स करता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सारी चीज़ है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी भी गवर्नमेंट को टैक्स देती है, उसका अलग होता है इनकम टैक्स से। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट टैक्स में आती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को जा रही है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम पे तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। हम मान लो मैं कोई सामान लेने जा रहा हूँ, उस पर मैंने जीएसटी दिया है, तो डायरेक्ट अभी सरकार को नहीं दिया है वो, मैंने दुकानदार को दिया है, शॉपकीपर को दिया है, वो देगा सरकार को। सो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। उसी तरह कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, तो ये हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। तो ये भी हो गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द डायरेक्ट टैक्स चेंजेस इन द बजट। भाई इसका मतलब क्या है, वो पूछना चाह रहा था इनकम टैक्स लैब्स में कोई चेंज आया है या कैपिटल गेन्स में कुछ टैक्स टैक्स में कुछ चेंज आया है, तो ये पूछना चाह रहा था, लेकिन उसने वर्डिंग देखो ऐसे यूज़ कर दिया, व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स चेंजेस। अगर जिसको पता ही नहीं होगा डायरेक्ट टैक्स होता क्या, वो कैसे बताएगा। तो अभी तो आपको पता चल गया, तो आप इनकम टैक्स में जो भी चेंजेस आए हैं इस साल वो बता देना। कैपिटल गेन में तो कुछ वैसा चेंज आया नहीं, कॉर्पोरेट का देख लेना, ध्यान नहीं है मेरे को। लास्ट ईयर तो किया था चेंज, इस बार का नहीं पता मेरे को। फिर हाउ कैन द गवर्नमेंट इम्प्रूव इनकम टैक्स कलेक्शंस। पहली बात, न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाला है, पुराना वाला 1961 से चला जा रहा था, इस हफ्ते ही लाने का प्लान था। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो नहीं आया है इनका न्यू इनकम टैक्स बिल, बट वो जब आएगा यही प्लान है कि लैंग्वेज को काफ़ी सिंपल करने वाले, जो भी टैक्स दे रहा है या हमें टैक्स जो भी समझाया जाएगा वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में होगा। तो ये एक चीज़ है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स, ये आप देख लेना, ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। मनी लॉन्ड्रिंग इज़ लाइक, अगर मैं कुछ इलीगल तरीके से पैसे कमा रहा हूँ और उसको फिर मैं वाइट दिखाने की कोशिश करूँ, तो उसको कुछ मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स, ये मेरे को नहीं पता, आप चाहो तो गूगल पे देख सकते हो। फिर ये क्वेश्चंस आई एम शिलोंग में दो लोगों से पूछे गए थे, व्हाट कुड द बजट हैव इंक्लूडेड दैट वाज मिसिंग। ये आप पे ही छोड़ रहा हूँ, अपने हिसाब से देख लो। मैंने सारी चीज़ें तो बजट की बता दी, आपको क्या मिसिंग लगा आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो। देख रहे हो ना, लेकिन क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है। तो मेरे से पूछोगे इस क्वेश्चन का, मैं बोलूँगा भाई रेलवेज में इस बार कुछ नहीं था, और डिफेंस का भी उतना कुछ नहीं था। सो इनफैक्ट जितना लास्ट ईयर का बजट था रेलवेज पे उतना ही रखा गया, कुछ इंक्रीज नहीं किया गया है, कुछ कम भी नहीं किया गया है। इनफैक्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ अनाउंसमेंट, लेकिन हुई नहीं है, जिसकी वजह से उस दिन आप देखोगे रेलवेज के स्टॉक्स भी गिरे हुए थे, आईआरएफसी, आरवीएनएल, वो सारे गिरे हुए थे। तो एक ये चीज़ आप बोल सकते हो कि ये चीज़ मिसिंग थी। फिर कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स बता दे रहा हूँ इस बजट के, ये पूछे नहीं गए हैं, हो सकता है पूछ लें। उड़ान स्कीम का 120 न्यू डेस्टिनेशन टू बी एडेड, मतलब न्यू एयरपोर्ट भी बनेंगे। डेस्टिनेशन कनेक्ट करना है तो भाई एयरपोर्ट बनेंगे ही ना। तो वैसे भी बन ही रहे हैं इतने, 2014 से ही जब से मोदी जी आए हैं काफ़ी एयरपोर्ट नए बन चुके हैं, नई जगह और भी बनाने का प्लान है, एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर बिहार टू गेट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स। अब ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है भाई, जो स्क्रैच से बने, मतलब जहाँ जिस जगह पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो, पूरा एयरपोर्ट का पूरा खाली जगह हो, कुछ हो ही ना, उधर आप नया एयरपोर्ट बनाओ, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो बिहार में आई थिंक 3 जगह बनाने का प्लान है, ये देख लेना। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का देख लेना, क्या बता ही दिया मैंने। तो ये बिहार को 3 आई थिंक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स देने का प्लान है अंडर उड़ान स्कीम। फिर एक नेशनल जू स्पेशल मिशन, ये मैंने बता ही दिया था, पीएम गति शक्ति वाला। So it's to modernize land records, urban planning, design of infrastructure projects। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेटा इकोसिस्टम में लाने का प्लान है। एफडीआई लिमिट इंक्रीज टू 100% फ्रॉम 74% इन इंश्योरेंस सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार काफ़ी चर्चे में भी था। तो ये लिमिट अब इंक्रीज कर दी गई है 100% तक। एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी विदेश या बाहर से आता है पैसा, अब वो कोई भी कंपनी में 100% भी कर सकती है। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई एंटरप्रेन्योर्स की, और स्पेलिंग भी। तो इट विल प्रोवाइड 2 करोड़ के लोन इन द नेक्स्ट 5 years टू फर्स्ट टाइम इन एंटरप्रेन्योर्स, और इट विल इंक्लूड वुमेन, एससी एंड एसटी एंटरप्रेन्योर्स। ये चीज़ें हो गई। अब ये कुछ पिछले साल के क्वेश्चन है, बट मेरे को इस बजट से उतने रेलेवेंट नहीं लगे। तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो इस बारे में, बट मेरे को उतने रेलेवेंट नहीं लगे। तो कुछ फाइनेंस के टर्म्स है, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। विच कंट्री डू यू थिंक इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सेमीकंडक्टर, आई थिंक ताइवान, चाइना होगा, देख लेना, आई एम नॉट श्योर। एक बंदा बीएल में था, उससे डिफेंस के बारे में पूछा गया था, डिफेंस बजट का। तो वो भी आप देख सकते हो अगर आप डिफेंस रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हो। वाई डू पेट्रोलियम प्राइसेस की फ्लक्चुएटिंग, ये भी उतना रिलेवेंट नहीं है। सो होपफुली सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं।
इससे बाहर से अब कोई क्या ही पूछेगा, आप ही बताओ। सारा तो कवर कर दिया, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब बता दिए। आई डोंट थिंक इससे बाहर से कोई कुछ पूछना चाहिए। फिर भी आपको कमेंट्स में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कर सकते हो कमेंट, मैं सारे आंसर्स कर दूंगा। अभी तो मैंने इंस्टा भी अपना शेयर कर दिया है, तो चाहो तो आप उधर भी मेरे को फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हो। रिक्वेस्ट क्या, ओपन ही है, तो फॉलो कर सकते हो। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो मैं आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगा। होपफुली दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, हेल्प हो जाए आपकी, यही मैं चाहूँगा। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।